हाय एवरीवन, 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो रिकमेंडेशन निकल के सामने आए हैं उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी नई एंट्रीज को आरसीएम के अंदर ऐड किया गया है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ऐड किया गया है, जिसके अंदर अगर ये सप्लाईज होती है तो उनके अंदर जो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई है उसे टैक्स पे करना होगा इंस्टीड ऑफ जो सप्लायर है उसकी जगह। तो हम समझते हैं कौन कौन सी नई एंट्रीज को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम उस एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं जो इंडस्ट्री एट अ लार्ज इफेक्ट करने वाली है, मतलब जो हर बिजनेस को इफेक्ट करने वाली है, छोटे बड़े सभी बिजनेस को इफेक्ट करने वाली है। वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी? जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनकी रेंटिंग को। तो मान लीजिए अगर आपने अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए कोई जगह रेंट पे ली और वो जगह कमर्शियल जगह है और वो आपने किसी ऐसे पर्सन से रेंट पे ली जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर पहले क्या था, जो कमर्शियल प्रीमाइसेस की रेंटिंग थी उनके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं था। लेकिन अब ये एंट्री आने के बाद अगर कमर्शियल प्रीमाइसेस भी अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे लेता है तो भी उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा और आपको रिवर्स चार्ज के अंदर आरसीएम पे करना होगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड और आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं अपनी जो कमर्शियल जगह है जहाँ से आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, तो आप ये एक बार चेक कर ले कि सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है या नहीं है। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इंश्योर करें कि आप उसके ऊपर आरसीएम पे करें, अदरवाइज आपको फ्यूचर में जाते हुए आपको नोटिस रिसीव हो सकता है और उस नोटिस के बेसिस के ऊपर आपसे आरसीएम पे करवाया जा सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट। इस एंट्री को एक बार अपन जो प्रेस रिलीज निकल के आई है उसके अंदर भी देख लेते हैं। तो प्रेस रिलीज बोलती है कि जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आरसीएम की बात की जाएगी। तो ये बात कर रहा है कि जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो कौन दे रहा है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ऐसे केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात लाई जाएगी और इसका मेन इंटेंट है कि जो रेवेन्यू लीकेज है उसे रोका जाए। आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि इस तरह की एंट्री ऑलरेडी जो रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है और जो भी एक कमर्शियल प्रीमाइसेस है वहाँ पे भी एक इस तरह की एंट्री डाली जा रही है ताकि जो ये रेवेन्यू लीकेज हो रहा है अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के थ्रू, ट्रांजैक्शंस के थ्रू, तो उसे रोका जा सके। दूसरी एंट्री जिसका हमें डिस्कशन करना है वो रिलेटेड है मेटल स्क्रैप से। तो आपको ध्यान होगा लास्ट 1-1.5 साल से जो मेटल मैन्युफैक्चरर थे उनकी तरफ से रिलीफ की डिमांड की जा रही थी क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी जब वो मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे थे अपने परचेजर्स से। तो उनको रिलीफ देते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है, ये चीज़ रिकमेंड की है। तो ये एंट्री कहती है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप परचेज करता है तो ऐसे केस के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रेसिपिएंट है, उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है आरसीएम के प्रोविजंस के अंडर। तो ये दूसरी आरसीएम के अंदर एंट्री ऐड की गई है। तो इस एंट्री को हम थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं। तो ये एंट्री बोलती है कि मेटल स्क्रैप के केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की जाएगी, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे मेटल स्क्रैप जो है सप्लाई की जा रही है उसकी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे आरसीएम की बात आती है। इसके बाद वो आगे जाके 1-2 चीज़ें और क्लैरिफाई करते हैं कि जो सप्लायर है, मतलब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना होगा जब वो अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की उसे क्रॉस कर देते हैं। और साथ ही साथ जो रेसिपिएंट है उन्हें आरसीएम पे करना होगा इवन व्हेन जो उसका सप्लायर है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अंडर द थ्रेशोल्ड लिमिट है। मतलब जो सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अगर उसने अभी तक जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की उसे भी क्रॉस नहीं किया है तो ऐसे केस के अंदर भी जो रेसिपिएंट है उसे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है जो आरसीएम से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन जो मेटल स्क्रैप से रिलेटेड है, तो उसे हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बोलता है कि अगर कोई B2B ट्रांजैक्शन होएगा मेटल स्क्रैप के अंदर तो ऐसे केस के अंदर जो जीएसटी एक्ट के टीडीएस के प्रोविजंस है, मतलब जो सेक्शन 51 के टीडीएस के प्रोविजंस है, वो यहाँ पे अप्लाई कर जाएंगे और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो रेसिपिएंट है वो लाइबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो आप यूँ समझिए अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन के साथ तो ऐसे केस के अंदर तो आरसीएम डाल दिया गया है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन के बीच तो ऐसे केस के अंदर टीडीएस की लायबिलिटी डाल दी गई है कि टीडीएस उन्हें डिडक्ट करना होगा। तो इसे हम जो प्रेस रिलीज आई है उससे भी समझ लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%
विल बी एप्लीकेबल। 2% से TDS लगेगा जहां पे मेटल स्क्रैप की सप्लाई होगी रजिस्टर्ड पर्सन की B2B सप्लाई के अंदर। तो इस चीज को गिव इफेक्ट करने के लिए जो सेक्शन 51 की जो 4th एंट्री है जहां पे वो बोलते हैं कि कोई नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि और किस केस के अंदर TDS के प्रोविजन लगेंगे, तो वहां पे इसे नोटिफाई किया जाएगा। तो आई होप आपको इस डिस्कशन से जो 2 नई RCM की एंट्रीज रिकमेंड की जा रही है ऐड करने की, उस चीज के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिली होगी। और इसके साथ साथ जो TDS के अंदर एक और एंट्री ऐड करने की बात चल रही है उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी मिली होगी। और इस सब के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 54 GST काउंसिल मीटिंग हुई है उसके जितने भी रिकमेंडेशन आए हैं हम उन्हें इसी तरह से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।